हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 6 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो 216 फीट का स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कमोमरेट कर रहा है यहाँ पर 10th सेंचुरी वैदिक फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर रामानुजाचार्य जी को। अब लेसन जो था, मेन इंपॉर्टेंट लेसन जो श्री रामानुजाचार्य जी ने दिया था वो ये था कि इक्वालिटी इंश्योर करना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, क्या जेंडर है। तो इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि इक्वालिटी इंश्योर करना बिटवीन ऑल कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में। रामानुजाचार्य एडवोकेटेड सोशल इक्वालिटी अमंग ऑल सेक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका जो लेसन था वो यही था कि सोशल इक्वालिटी कैसे इंश्योर करनी है। तो इस साल हम यहाँ पर 1000th बर्थ एनिवर्सरी कमेमोरेट कर रहे हैं। ये जो स्टैचू बनाया गया है पंचलोहा से बनाया गया है, जो कि कॉम्बिनेशन है 5 मेटल्स का, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक। बाकी यहाँ पर बिल्डिंग का क्या नाम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली इंडिया में जहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो वहाँ पर इक्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली यही इन्होंने एक इंपॉर्टेंट लेसन ये दिया था कि इक्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। सेकेंड न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। जो कर्नाटका में उडुपी डिस्ट्रिक्ट में जो हिजाब का पूरा मैटर चल रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है। अब बेसिकली यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो ये लिया है, द बैन ऑन वेयरिंग द हिजाब टू क्लासरूम्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हिजाब पे अगर बैन है तो वो वॉयलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट का, क्योंकि स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म होता है। तो सेक्शन 133 क्लॉज 2 ऑफ द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 ऑर्डर बाई पद्मिनी एसन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने ये स्टेट किया स्टूडेंट्स विल हैव टू वेयर द ड्रेस चूजन बाय द कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी। तो बेसिकली कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के राइट है तो उसको यहाँ पर ज़्यादा प्राइमेसी दी गई थी ओवर द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। Invoking 133 clause 2 of the Karnataka Education Act 1983 which says a uniform style of clothes has to be worn compulsorily। ये इंपॉर्टेंट नहीं थी पर हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली नेक्स्ट न्यूज़ में ये बताया गया है जो कैंसर है उसमें जो बॉयज़ हैं, किड्स में जो बॉयज़ हैं उनका ज़्यादा ट्रीटमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स की। बेसिकली यहाँ पर गर्ल्स का ट्रीटमेंट पेरेंट्स ही नहीं कराना चाहते हैं या बीच में ट्रीटमेंट के वापस आ जाते हैं। अब इसके कुछ रीजंस भी बताए गए हैं। तो दिस गैप इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न गिवन द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन चिल्ड्रन डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन जेंडर। तो यहाँ पर जो कैंसर है वो तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो ज़रूर डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि किसका यहाँ पर ट्रीटमेंट कराना चाहिए और किसका यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। ही एट्रीब्यूटेड द गैप टू द पॉसिबिलिटी दैट कंपेयर टू बॉयज़ गर्ल्स आर लेस लाइकली टू बी रेफर्ड फॉर डायग्नोसिस। तो पहले तो गर्ल्स को डायग्नोसिस के लिए रेफर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से केसेस जो हैं ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाती कि यहाँ पर कैंसर है। ल्यूकेमिया आपको पता है ब्लड कैंसर होता है। नो वन सेज इट डायरेक्टली, लेकिन बेसिकली एक मैसेज जाता है अ गर्ल्स लाइफ होल्ड्स लेसर वैल्यू, कि एक लड़की की ज़िंदगी की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी एक लड़के की होती है। तो ये माइंडसेट है जिसकी वजह से हमें ये डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। तो द जेंडर वाइज डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट गैप इन इंडिया इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट। अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में देखें तो यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो बॉयज़ विज़ गर्ल्स का जो रेशियो है वो 1:1 का है, लेकिन इंडिया में ये रेशियो यहाँ पर 5:1 का है। तो यहाँ पर अगर 5 बॉयज़ का ट्रीटमेंट होता है तो एक ही लड़की का ट्रीटमेंट होता है। तो जेंडर गैप इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ ट्रीटमेंट रिफ्यूजल एंड अबेंडमेंट। तो यहाँ पर पता भी चल जाता है, अगर डायग्नोस भी हो गया कि कैंसर है उसके बाद भी बीच में यहाँ पर अबेंडन कर दिया जाता है, ट्रीटमेंट को लेने से रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर ये जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी दिखाता है। दे फियर दैट इफ देयर रिलेटिव्स और नेबर्स गेट टू नो अबाउट कैंसर, तो यहाँ पर पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर उनकी बच्ची को कैंसर या किसी को पता चल जाएगा तो उनकी डॉटर्स की शादी नहीं होगी। सो दे डिनाई फाइनेंशियल हेल्प इवन इफ दैट कॉज द लाइफ्स ऑफ देयर डॉटर्स। तो बेसिकली ये जेंडर डिस्पैरिटी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये स्टडी की गई थी। तो गर्ल्स आर लूजिंग आउट टू बॉयज इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर। फॉर 2 बॉयज ओनली 1 गर्ल गॉट ट्रीटमेंट एट मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, द लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन इंडिया। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं तो हम यहाँ पर कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ये हम डिस्कशन करेंगे इंडिया एट यूएन। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट में ये बात बताई गई, जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ होती हैं और रेडिकल आइडियोलॉजीज़ होती हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ तो बेसिकली आप इलेक्शन जीतने के लिए यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है, उसके बेसिस पर वो इलेक्शन लड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो रेडिकल आइडियोलॉजीज़ होती है उससे यहाँ पर टेररिज्म फैलाया जाता है। तो कभी भी यहाँ पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को जो यहाँ पर रेडिकल आइडियोलॉजीज़ है उनके साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। तो इंडिया इज अंडरलाइन द नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दैट आर पार्ट ऑफ ए प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अब जैसे कि राइट विंग होता है, लेफ्ट विंग होता है, सेंटर होता है, लेकिन जो रेडिकल आइडियोलॉजीज है उससे टेररिज्म फैलाया जाता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप बेसिकली इलेक्शन लड़ते हो, आप यहाँ पर जनता के वोट से पावर में आते हो, लेकिन यहाँ पर रेडिकल आइडियोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन अगर रेडिकल आइडियोलॉजीज को भी आप डिफरेंशिएट करने लगोगे कि ये जो इंसान था फार राइट विंग का था जिसकी वजह से टेररिज्म बन गया, ये टेररिज्म फैलाता है,
इस रिलीजन का था इसीलिए टेररिस्ट है, तो बेसिकली आप ऐसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द लेबल ऑफ xenophobia, racism एंड अदर फॉर्म्स ऑफ intolerance or in the name of religion or belief, efforts have been made to bring into this discussion categories such as right wing extremism, far right। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप रेडिकल आइडियोलॉजीज को डिवाइड करोगे तो हम यहाँ पर टेररिज्म से जो हमारी लड़ाई है वो मजबूत नहीं होगी बल्कि और कमज़ोर हो जाएगी। तो यहाँ पर रेडिकल आइडियोलॉजीज को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात बेसिकली यहाँ पर बताई गई है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी जो पंजाब में सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, तो इंक्वायरी कमेटी जो यहाँ पर हेड कर रही थी जस्टिस रिटायर्ड इंदू मल्होत्रा जी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जो कि आज बेसिकली विजिट करेगी स्टेट को। आगे चलते हैं। नो वर्क नो वेलफेयर ओनली वेल्थ। इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा कम है, 37.5% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। और अगर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखें इंडिया में तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। इंडिया की मीडियन एज जो है वो 28.43 है, लेकिन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% का है, रूरल एरियाज़ में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% का है। इसके अलावा कोविड के चलते जब लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई। इसके अलावा जो लोग वापस जॉब में गए भी तो उनकी इनकम यहाँ पर ड्रास्टिकली कम हो गई। तो 84% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर कोविड की वजह से लॉस ऑफ इनकम झेला है। एज अगेंस्ट द 12 लाख न्यू जॉब्स अ ईयर। तो इस बार बजट में ये अनाउंसमेंट की गई है कि अगले 5 सालों में यहाँ पर 60 लाख जॉब जनरेट की जाएंगी। तो अगर ये आंकड़ा हम पा भी लेते हैं कि हर साल हम यहाँ पर 12 लाख जॉब जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर हर साल लेबर फोर्स में 47.5 लाख लोग एंटर होते हैं। तो ऐसे में भी सिर्फ आप 12 लाख लोगों को ही जॉब दे रहे हो, तो मतलब ये है कि सिर्फ आप 1/3 लोगों को यहाँ पर 1/4 लोगों को यहाँ पर ही आप जॉब दे पा रहे हो। अब वाई वेलफेयर, वेलफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो वेलफेयर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोशल सेक्टर को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल लाइवलीहुड, जॉब, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। इसीलिए वेलफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनरेगा जैसी स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बजट में इस बार देखा गया कि सोशल सिक्योरिटी में यहाँ पर जो एलोकेशन है वो कम किया गया, लगभग 27%, यहाँ पर ह्यूमंगस 27% का कट देखा गया है। तो बजट्स मैसेज और नो कैश ट्रांसफर्स, तो यहाँ पर बेसिकली कोई कैश ट्रांसफ़र नहीं किया गया। फ्री राशंस जो हैं पुअर के, उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। जो लर्निंग लॉस हुआ है डिजिटल डिवाइड की वजह से, उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर जो बजट है उसमें मेनली एक्सपेंडिचर, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई कि हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ऑथर ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करोगे तभी आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी आपकी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर सोशल सेक्टर का भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। आपका जो ह्यूमन है उसको आपको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जो फेमस कोट था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उनका वर्क है, उसमें बेसिकली उन्होंने बोला था कि इंटर कास्ट मैरिजेस जो हैं वो रियल रेमेडी है फॉर ब्रेकिंग कास्ट। तो अगर हमें कास्ट के बंदिशों से बाहर आना है तो इंटर कास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना चाहिए, जिसकी वजह से फ्यूजन ऑफ ब्लड होगा और किथ और किन की फीलिंग आएगी यहाँ पर। अम्बेडकर्स एडवाइस रिमेन्स अनहर्ड। द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे से ये पता चलता है जो 95% इंडियंस है वो अभी भी अपने सब कास्ट में ही शादी करना चाहते हैं, वो यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट नहीं करते हैं। मैनी अ टाइम सेकंड और थर्ड जनरेशन एजुकेटेड दलित्स, तो यहाँ पर जो दलित्स एजुकेटेड होते हैं, अगर उनके यहाँ पर अपर कास्ट में, बेसिकली अपर कास्ट जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी ये रेफर की जाती है कि अगर उनकी ऐसे कहीं शादी हो जाती है तो बेसिकली जो डोमिनेंट कल्चर है वो ही उनके बच्चों को सिखाया जाता है। तो बेसिकली यही इसमें ऑथर ने बताया कि अगर यहाँ पर शादी हो भी जाती है दलित और यहाँ पर ब्राह्मण के बीच में, तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कल्चर है वही यहाँ पर प्रिवेल करता है। तो दे आर ब्रॉट अप इन अ कास्ट न्यूट्रल और अ कास्ट इन्वायरमेंट विच एसेंशियली मीन्स बीइंग सब्जेक्टेड टू द डोमिनेंट कास्ट पेरेंट्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कास्ट की पेरेंट आइडेंटिटी है वो यहाँ पर री करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो दलित आइडेंटिटी है वो तभी री की जाती है जब यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में एक स्कीम लॉन्च की थी इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करने के लिए, जिसमें यह था कि 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट यहाँ पर देगी अगर कोई भी पार्टनर यहाँ पर दलित होता है। तो बेसिकली हम जहाँ पर बात करते हैं जो कंट्रीज़ हैं वो ऊपर आ रही हैं रेस से, इसके अलावा एथनिक बाउंड्री से ऊपर आ रही, ऐसे में अभी भी 95% ऑफ इंडियंस जो है वो सब कास्ट में अपनी शादी करना चाहते हैं। तो डज इंटरकास्ट मैरिज देन रिजल्ट इन द एंटिसिपेटेड सोशल चेंज। अब क्या इंटरकास्ट मैरिज की वजह से सोशल चेंज आएगा? तो ऑथर ने बोला है कि सिर्फ इंटरकास्ट मैरिजेस की वजह से ही सोशल चेंज नहीं आएगा। जो सेंक्टिटी है शास्त्रास की उसको चैलेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि शास्त्रास में ही यहाँ पर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसकी नींव रखी जाती है। तो सेंक्टिटी ऑफ द शास्त्रास ऑन विच कास्ट वॉज फाउंडेड एंड नॉट ओकेजनली ब्रिंग अबाउट इंटरकास्ट डिनर इंटरकास्ट मैरिजेस विच वर फ्यूटाइल मेथड्स ऑफ अचीविंग देयर एंड्स। तो बेसिकली जहाँ से इसका फाउंडेशन है उसको टारगेट करने की ज़रूरत है, तभी हम यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी है उससे लड़ सकते हैं। वॉट अम्बेडकर इज आर्ग्यूइंग इज नॉट अगेंस्ट इंटरकास्ट मैरिज बट ही इज इन्वाइटिंग अस टू गो डीपर बियॉन्ड सोशल सेंक्शंस। तो हमें यहाँ पर सोशल सेंक्शन से और ज़्यादा बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं।
जो कैनाबीज है वो इंडिया में लीगल है नहीं है वो हम डिस्कस करते हैं। जो कैनाबीज है उसका ट्रेड और कंजम्पशन बैंड है इंडिया में अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985। क्या मेडिसिनल यूज़ के लिए कैनाबीज को यूज़ किया जा सकता है? तो इसकी डिमांड है कि यहाँ पर जो मेडिसिनल यूज़ के लिए यहाँ पर कैनाबीज को लीगलाइज कर देना चाहिए। जनवरी में सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया जो कैनाबीज है वो इंडिया में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है। मेडिसिनल यूज़ के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से जो भी परमिशन है वो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बेसिकली जो कैनाबीज है उसको यहाँ पर मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलेटरी परमिशन लेनी पड़ेगी। 2018 में उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने यहाँ पर अलाउ किया था कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ हेम्प क्रॉप्स। उसके 1 साल बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश ने फार्मिंग अलाउ कर दी थी हेम्प इन द स्टेट की। तो बेसिकली कैनाबीज ही होता है हेम्प। पीनलाइजिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा पब्लिकेशन टू पनिश इलीगल शेयरिंग। तो गवर्नमेंट ने बजट 2022-23 में प्रपोज किया है कि कोई भी यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा को पब्लिश करेगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा और उसको यहाँ पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। अब बेसिकली गवर्नमेंट का इससे मतलब क्या था? गवर्नमेंट का इससे ये मतलब था कि कुछ लोग यहाँ पर इलीगल डेटा शेयरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शॉप ओनर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी। जो यहाँ पर एग्रीगेट डेटा होगा वो यहाँ पर गवर्नमेंट शेयर करेगी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बाय ऑल द एजेंसीज। देयर इज नो इशू ऑन दैट। लेकिन यहाँ पर कोई भी इलीगल शेयरिंग डेटा की ना करे। तो प्रॉब्लम ये थी जो फेस की जा रही थी कि जो कुछ एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को कंप्लेन की कि उनका जो डेटा है वो स्टोल किया जा रहा है, उसके बाद डार्क नेट पे शेयर किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस ओनर ने कितना यहाँ पर कितने रुपए में सामान बेचा, कितने रुपए में सामान लिया, जो कि वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो फाइनेंस बिल में एक न्यू सेक्शन ऐड किया गया 135 AA इन द कस्टम्स एक्ट, जो कि प्रपोज करता है इफ अ पर्सन पब्लिशेज एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द वैल्यू और क्लासिफिकेशन और क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और इम्पोर्ट इनटू इंडिया, तो उसको यहाँ पर 6 महीने की सजा हो सकती है और साथ ही उसको यहाँ पर फाइन भी देना पड़ सकता है। आगे हम चलते हैं। रशियन बॉम्बर्स फ्लाई ओवर बेलारूस अमिड स्पायरलिंग यूक्रेन टेंशंस। तो यहाँ पर रशिया और बेलारूस, तो जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि 2 M3 बॉम्बर्स पार्टिसिपेट किया है इंटरेक्शन में विद द बेलारूशियन एयरफोर्स। और यहाँ पर यूएस को लग रहा है कि बेलारूस के साइड से यहाँ पर जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। जो बेलारूस है वो यहाँ पर यूक्रेन को नॉर्थ से बॉर्डर करता है और अब यूएस को यही डर है कि यहाँ पर जो यूक्रेन में इन्वेड कर सकता है रशिया फ्रॉम द नदर्न बॉर्डर। Russian troop deployment to Belarus raised concerns in the west that Moscow could stage an attack on Ukraine from the north, क्योंकि यूक्रेनियन कैपिटल बेलारूस से सिर्फ 75 किलोमीटर ही दूर है। तो बेसिकली यही एक टेंशन है यहाँ पर यूएस और वेस्ट को, ये हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।